हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं विजन का पॉलिटी, उसका सेक्शन 3। गाइस, इसमें ना आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि इलेक्शंस और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बीच का कनेक्शन पढ़ेंगे। इसको कैसे पॉइंट आउट किया गया, कैसे ये क्रिएट हुआ, इसमें न्यूज़ में क्यों रहा। अच्छा, इलेक्शन और टेक्नोलॉजी को अगर मिक्स करेंगे तो उसके फ़ायदे क्या हैं, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, ये सारा डिटेल आज हम गाइस इस वाले वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। देखो, रिसेंटली क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल बताओ, दैट इज़ 324। तो सेकंड इनकी ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी थीम थी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी, और न्यू दिल्ली में इसको लीड करा गया। ठीक है, अब ना इलेक्शन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लो। देखो, इंट्रोडक्शन हुआ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इलेक्टोरल प्रोसेस में। अब जो ये चीज़ है ना, ये देखो, आप ही खुद सोच के देखो कि इसमें ना कई तो इंटरेस्ट भी है, कंसर्न्स भी हैं, लेकिन वोटर्स के अंडर भी है, ग्लोब भी, क्रॉस ग्लोब भी एक इशू चल रहा है। ये प्रैक्टिशनर्स के लिए भी ये दोनों ही चीज़ों के अंदर आ रहा है कि एक इंटरेस्ट भी और एक कंसर्न भी है। तो ना इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडीज़ अराउंड द वर्ल्ड जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस अच्छा हो। क्योंकि ना देखो, हमारा एम क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके लिए ईसीआई को बिठाया गया है। तो ईसीआई सोचेगा ना, यार अपने काम को हम और ऑथेंटिकेटेड कैसे करें, जेन्युइनली कैसे बनाएं। तो ना आईसीटी ना क्लासीफाई करता है अपने आप को वेरियस लेवल्स में ना गाइस, इस तरह से काम कर रहा है कि प्री इलेक्शन एक्टिविटीज़ में उसका क्या रोल होता है, ईसीआई फील्ड फंक्शंस को ऑटोमेट करना, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिफिकेशन ये सब डिजिटाइजेशन के थ्रू करना। इलेक्शन डे पे इसका काम क्या होता है, कॉमेट यानी कि कम्युनिकेशन प्लान फॉर इलेक्शन ट्रैकिंग बिठाना, उसको इम्प्लीमेंट करना। अब सब ये भी ध्यान रखना, तुम्हारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है इंडिया का जिसने कॉमेट यानी कम्युनिकेशन प्लान फॉर इलेक्शन ट्रैकिंग को इम्प्लीमेंट करा। तो याद रखना, मध्य प्रदेश ने करा था ड्यूरिंग 2008 स्टेट असेंबली इलेक्शंस। फिर वेब कास्टिंग करना, वीडियो स्ट्रीमिंग करना, पोल प्रोसीडिंग्स की ये सब करना। ठीक है, तो ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन 2009 पहली बार ना तमिलनाडु के अंदर भी लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। फिर पोस्ट इलेक्शन क्या काम होता है, रिजल्ट्स दिखाना, डिसमिनेट करना, है ना, और इसके बाद स्टैंडर्डाइज एक ऑप्टिमाइज रिपोर्ट निकालना। तो वो इसके टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। फिर ना दूसरी एक्टिविटीज़ में जैसे सीईओ की वेबसाइट बनाना, इलेक्टोरल रोल्स को होस्ट करना वेबसाइट पे, ग्रीवेंस रेड्रेसल से रिलेटेड कुछ अगर है, कस्टमाइज वेब पोर्टल बनाना। तो इन सभी जगहों पर इलेक्शन के वेरियस एक्टिविटीज़ में आपका आईसीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। अब ये और समझो, तो ईसीआई ने ना एक इलेक्शन इंटीग्रिटी को रखने के लिए और इसमें जो समिट को फॉलो अप करा, समिट फॉर डेमोक्रेसी। और ये समिट फॉर डेमोक्रेसी एक इनिशिएटिव था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, प्रेसिडेंट ने वहाँ पर होस्ट करा दिसंबर 2021 में। तो एज पार्ट ऑफ समिट फॉर डेमोक्रेसी ईयर एक्शन, इंडिया में ईसीआई ने भी इसको लीड करा, डेमोक्रेसी कोहोर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी, नॉलेज शेयर करना, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करना, ताकि क्या हो कि जो हम डेमोक्रेसी से ज़्यादा दूर ना जा पाएँ। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को और प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है क्या किया जाए कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आए। अब ईसीआई एज इट्स लीड हैज़ प्रपोज्ड, आपको ट्रेनिंग देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स टू इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, टेक्निकल कंसल्टेंसी मिलेगी, ये सब चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट आपकी आएगी वो आपको ऐसे ऐसे किया जाएगा। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इलेक्शंस के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो कह रहा है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ना इलेक्टोरल फ्रॉड कम हो जाएगा। कह रहा पब्लिक को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे ना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, और जो हमारा बेसिक ईसीआई जिसके लिए काम कर रहा है ना कि फेयर एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाना, वो कर पाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी है। सेकेंड ये कह रहा है कि ना एक्यूरेसी ऑफ वोटर रजिस्टर में इंप्रूवमेंट आएगी। कह रहा है देखो, ब्राज़ील में ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो आपका वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो क्रिएट करा गया। तो मोर देन 1 लोकल रजिस्ट्री में वहाँ पर करा गया। तो वहाँ पर वो ना सारे के सारे जो है ना, इसमें क्या होता है कि जो वोटर्स को प्रिवेंट करता है कि वो एक लोकल रजिस्ट्री से ज़्यादा किसी रजिस्ट्री में ना उनका नाम आए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही हो सकता है ये। और एक्यूरेसी देखो, आपको पता ही है ना, टेक्नोलॉजी दे पाएगी इस मामले में। तो ब्राज़ील इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव होना, यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया ने जब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम क्रिएट किया जिसमें एक 1 वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन था, तो इससे क्या हुआ, एक्सेसिबल बढ़ा सर्विस वोटर्स का, जो फिजिकली अगर प्रेजेंट नहीं भी है अपने रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में तब भी वो वोटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक्सेसिबिलिटी भी क्रिएट होगी। तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है ये। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है एफिशिएंसी भी क्रिएट होगी। कह रहा कैसे एफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो कह रहा देखो इलेक्शन ऑफिस जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस है ना
उनको टेक्नोलॉजी से बड़ा बूस्ट मिलेगा। उससे फिर क्या होंगे, सभी वोटर्स के लिए जैसे कोऑर्डिनेट करना एम्प्लॉय एक्टिविटीज़ को इलेक्शन ऑफिस के अंदर, वो सब पॉसिबल हो पाएगा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि देखो इंटरनेट बहुत यूज़फुल है वोटर आउटरीच के लिए, है ना, यंगर वोटर्स के लिए स्पेशली, जिनको बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिलेंगी, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। फिर इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होगी, वो वेबसाइट्स पे, न्यूज़ लेटर्स पर, आप ई लेटर्स पर, पॉडकास्ट करके, ये सब आप इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हो टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये सारा तो गाइस इसका सिग्निफिकेंस है। क्या क्या सिग्निफिकेंस है? इलेक्टोरल फ्रॉड रुकेगा, एक्यूरेसी ऑफ वोटर रजिस्टर क्रिएट होगा, एक्सेसिबिलिटी, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, लेकिन देखो कोई भी चीज़ विदाउट चैलेंजेस तो नहीं आती ना। अब ये कह रहा है कि चैलेंजेस इन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्शन में भी दिक्कत। अब देखो कह रहा है कि ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डीप फेक्स की। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डीप फेक। जैसे मानो एक वीडियो तुम बना रहे हो, ठीक है, अब तुमने ना उसमें जो पर्सनालिटी डाली है ना उसको तुमने चेंज कर दिया, उसके फेस में तुमने ऑल्ट्रेशन कर दी, या कुछ भी तुमने ऑल्ट्रेशन करके क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की। तो जब फॉल्स इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है तो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी से ना सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये ना सिस्टम को डिसरप्ट करेगा, पब्लिक परसेप्शन को ऑल्टर करेगा, मिसलीड करेगा यूज़र्स को। क्योंकि कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टीएस कृष्णमूर्ति, उन्होंने डीप फेक वीडियो सर्कुलेट करती थी ऑन ईवीएम हैकिंग जस्ट बिफोर द इलेक्शन। तो सोचो कि पब्लिक क्या सोचेगी, उसका परसेप्शन 1 मिनट में चेंज हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा, अब आप खुद सोचो जब भी आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो कि आपको बाद में पता चलता है कि फॉल्स है, सोचो उस समय तो आपको लगा होगा ना कि यार ये तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा था एकदम रियल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन आपका सोचो कितना बड़ा पब्लिक परसेप्शन। और आप देखो ना यार, इतना ज़्यादा हम पर असर नहीं पड़ने लग गया है, सोशल मीडिया का बहुत असर पड़ता है। आप व्हाट्सएप पे जरा सा किसी को मैसेज करते हो, उसने टिक आ गया, 2 ब्लू टिक्स आ गया, आपको लगता है अरे वापस रिप्लाई नहीं कर रहा, नाराज़ हो गए, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए आजकल मैं तो बड़ा अच्छा मैसेज सुन रही हूँ कि भाई सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे टोटली प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मैसेज के लिए भी प्रेजेंट होगे। तो यूज़ ऑफ डीप फेक सबसे बड़ी दिक्कत। फिर ना वोटर्स को मैनिपुलेट कर दोगे। अब आप कह रहे हैं, देखो कैम्ब्रिज एनालिटिका का उन्होंने एक वर्क करा डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 में, उनको ना पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिल गया था मिलियंस ऑफ फेसबुक अकाउंट से। तो उन्होंने क्या करा, क्या जानने के लिए, टारगेट करने के लिए, वोटर्स प्रोफाइलिंग करने के लिए। तो कह रहा देखो वोटर को मैनिपुलेट हो सकते हो, डीप फेक्स का इस्तेमाल, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क कितना ज़्यादा है सोचो आपने जैसे ही इस्तेमाल किया, आप एलिगेशन ऑफ रशियन इंटरफेरेंस 2016 यूएसए इलेक्शंस, ये हैकिंग से ही तो हुआ था, हैकिंग इनटू कंप्यूटर दैट कंटेन वोट डेटा। तो सोचो हर जगह पे ना बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं। तो देखो गाइस, आपको भी अपने आंसर्स में यही प्रूव करना है, डोंट राइट जस्ट दी कीवर्ड्स, प्रूव योर कीवर्ड्स। ऐसा देखने को मिला, हाँ जी। उसके बाद यूनिवर्सलिटी एक्सेसिबल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजीज़ है ना यूनिवर्सली एक्सेसिबल एट लो और नो कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि टूल्स को एम्प्लॉय मैनिपुलेट करा जा सकता है टारगेटेड प्रोटेक्टेड ग्रुप्स के लिए। अब इससे जो आप देखो, आपका मेन मकसद क्या है, आप इलेक्शंस के अंदर टेक्नोलॉजी को ला रहे हो डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, पर देखो उल्टा क्या हो रहा है, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से आपकी डेमोक्रेसी पर भी असर पड़ सकता है, अंडरमाइन द सैंक्टिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वोटर्स को पता ही नहीं चलेगा, लिटिल कंट्रोल है क्योंकि उनका प्रोफाइल जैसे सोशल मीडिया पे करा जा रहा है, उनको पता ही नहीं चलेगा ये कंटेंट कितना सही है कितना गलत है। और आपको देखो ये बिल्कुल होता है, अगर मैं ना जब से मैंने अपना चैनल शुरू करा है तो मेरे बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है, जब भी उनको न्यूज़ का पता चलता था वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता था कि ऐसी भी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है या कुछ ऐसा भी, क्योंकि बाकी जो चैनल्स पे वो देखते थे तो उसमें इतना सब कुछ नहीं डिटेल में बताया जा रहा था। अब जब डिटेल में मेरा चैनल पे इतने सारे वीडियोस वो देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, इवन दे अप्रिशिएट मी कि आप अच्छा कर रहे हो। तो गाइज समझो बात को कि इतना असर डालता है सोशल मीडिया। उसके बाद वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे, तो आप बताओगे कि एक मिक्स रिजल्ट आओ, यानी कि आपको चैलेंजेस प्लस सिग्निफिकेंट देखते हुए, आपको दोनों चीज़ों को समझते हुए आपको लिखना पड़ेगा कि वोटर की प्रोटेक्शन ऑनलाइन स्पेस में सबसे पहला प्रायोरिटी सेक्शन होना चाहिए। डेटा लोकलाइजेशन से क्या होगा, वोटर का जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ेगा ऑनलाइन स्पेसेस में। बाय रिक्वायरिंग दैट, इससे क्या होगा, वोटर डेटा कैन बी स्टोर्ड विद इन द कंट्री, आपको कंट्री से बाहर जाने ही नहीं देना। फॉरेन एक्टर्स को तो आपको इंटरफेयर अपने इलेक्टोरल प्रोसेस से बहुत दूर रखना है। सबसे पहला काम क्या करो, फॉरेन एक्टर्स को अपने इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रखो। सेकेंड चीज़ क्या करोगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ। जो भी बिग टेक कंपनीज आपका रेगुलेटर्स हैं उनको ऑर्डर दो कि वो अपने डेटास को बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे पेरेंट कंपनी से, जैसे किया गया था यूके में, बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद अपने लॉ, साइबर इंटरफेरेंस, पनिशमेंट, रिकॉग्निशन, ये सब करना पड़ेगा। डोमेस्टिक लॉज को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो साइबर इंटरफेरेंस अगर होती है तो उसकी फिर बिग पेनल्टी रखें
या उसमें पनिश करें, एंड दिस विल डिटर मैलिशियस एक्टर्स कि वो इस तरह का ना करें, और वो इंश्योर करेगा फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को। अब साइबर सिक्योरिटी डेडिकेटेड यूनिट इन इलेक्शन कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुछ ऐसा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे आपको ऑफिसर्स, पॉलिटिकल स्टाफर, जो साइबर हाइजीन को क्रिएट कर पाए, यानी कि पासवर्ड्स अपडेट करना, फिशिंग अटैम्प्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। फॉर द नेक्स्ट न्यूज़ विल कम टू द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो होप यू आर लाइकिंग द सेशंस, थैंक यू सो मच।